Hello dear students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, आशा करती हूँ आप घर पे सेफ हैं, सुरक्षित हैं और आप अपनी पढ़ाई के ऊपर कंटिन्यूसली फोकस किए हुए हैं। क्लास 12th हिस्ट्री की बात करें तो क्लास 12th हिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट विजयनगर एम्पायर और इसके रूलर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। द रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, कि विजयनगर एम्पायर के रूलर्स कौन थे, उसके फाउंडर कौन थे, किन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एंड एपिग्राफिक एविडेंस, अगर हम बात करें हमारी परंपराओं के अकॉर्डिंग और जो एविडेंस हमें मिले हैं इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो इसके जो फाउंडर के रूप में सामने आते हैं टू ब्रदर्स एंड दैट इज़ हरिहर एंड बुक्का। हरिहर और बुक्का जो थे वो दोनों भाई थे जिन्होंने कि कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये टाइम पीरियड कब का था? 1336 ईस्वी के आसपास इन दोनों भाइयों ने कह सकते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी स्थापना की थी। द विजयनगर एम्पायर इन 1336, दिस एम्पायर इंक्लूडेड टेरिटरीज फ्रॉम कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। अब बात करते हैं कि जो ये एम्पायर था इसमें कौन कौन से टेरिटरीज़ साउथ इंडिया के उस टाइम पीरियड के दौरान इंक्लूड किए गए थे और उसके बाद विजयनगर जो एम्पायर था उसको स्टैब्लिश किया गया था। तो इसमें कर्नाटक का पार्ट था, आंध्र प्रदेश जो हमारे प्रेजेंट टाइम पीरियड के दौरान के हैं, साथ में तमिलनाडु और कह सकते हैं कि जो केरला का पार्ट था वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड थे। तो विजयनगर साम्राज्य के जब फाउंडर की बात आती है तो हरिहर बुक्का, टाइम पीरियड की बात आती है 1336, और अगर इसमें आती है कि टेरिटरीज़ कौन कौन सी इंक्लूडेड की गई थी, दैट इज़ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। ये सारे के सारे कह सकते हैं कि जो टेरिटरीज़ थे उनको इंक्लूड किया गया था। अब बात करते हैं कि हरिहर और बुक्का वो फाउंडर के रूप में सामने आए। अब उसके बाद कौन कौन सी ऐसी डायनेस्टीज़ थी, कौन कौन से ऐसे वंश थे जिन्होंने कि कह सकते हैं कि जो विजयनगर एम्पायर था उसके ऊपर रूल किया। तो सबसे पहली अगर हम डायनेस्टी की बात करें, द फर्स्ट डायनेस्टी नोन एज संगम डायनेस्टी। अगर बात आती है कि सबसे पहले इसके जो फर्स्ट डायनेस्टी थी, पहला जो वंश था जिन्होंने कि कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के ऊपर रूल किया था, तो वो कौन सा था? संगम डायनेस्टी था। संगम डायनेस्टी एक्सरसाइज्ड कंट्रोल टिल 1485, यानी कि 1485 तक संगम डायनेस्टी ने विजयनगर एम्पायर के ऊपर रूल किया था। अब हम बात करते हैं इसकी कि 1336 से लेके 1485 तक इसके ऊपर रूल करने वाली अगर डायनेस्टी की बात आती है तो वो डायनेस्टी कौन सी थी? संगम डायनेस्टी। अब बात आती है कि देवर स्प्लेंडेड बाय द स्लोव्स, यानी कि उसके बाद किसके द्वारा रिप्लेस किए गए संगम डायनेस्टी के जो थे रूलर थे वो सलूव डायनेस्टी के द्वारा, यानी कि सलूव जो वंश था उन्होंने संगम डायनेस्टी के वंश के लोगों को हटाया, रूलर्स को हटाया, और उसके बाद विजयनगर एम्पायर के ऊपर किसका कह सकते हैं कि कैप्चर हो गया था, कौन वहाँ पर रूलिंग करने लगा था? सलू वंश जो था उसके लोग। अब जब बात आती है कि जो सलू वंश था उसमें मेनली किसको माना जाता था, कौन थे उसमें रूलर? तो उसमें जो रूलर्स थे वो थे मिलिट्री कमांडर्स, यानी कि मिलिट्री कमांडर्स जो लोग थे वो सलू वंश के थे जिन्होंने कि 1485 में संगम डायनेस्टी को रिप्लेस किया। और इसके बाद कर्नाटक कह सकते हैं कि जो तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश मिलाकर जो टेरिटरी को मिलाकर जो वंश बनाया गया था, जो एम्पायर स्टैब्लिश किया गया था, वो कौन सा था? विजयनगर एम्पायर। तो फर्स्ट डायनेस्टी संगम डायनेस्टी, सेकंड की बात करें हम वंश की तो सलू डायनेस्टी। अब इसमें जो मिलिट्री कमांडर्स थे वो रूलिंग कर रहे थे। हु रिमेन्ड इन पावर टिल 1503। अब उसके बाद आती है 1485 से लेके और 1503 तक जो सलू वंश था उसने विजयनगर एम्पायर के ऊपर राज किया गया। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जब एक डायनेस्टी आती है तो वो कह सकते हैं कि उसके बाद किसी न किसी डायनेस्टी के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। एक टाइम पीरियड होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अपने साम्राज्य का विस्तार करती है, बहुत ज़्यादा उसका जो फैलाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती जाती है साथ में कि कहीं ना कहीं ये जो डायनेस्टी होती है वो रिप्लेस कर दी जाती है अगला जो वंश आता है उनके द्वारा। ऐसे ही इसी प्रकार से जो सलू लोग थे वो रिप्लेस किए गए बाय तुलु, यानी कि
सलू लोगों के बाद वहाँ पर रूलिंग करने वाले जो लोग थे वो कौन थे? तुलु वंश था। तुलु वंश ने कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूसली विजयनगर एम्पायर के ऊपर रूल किया और उसके बाद उनको रिप्लेस किया गया बाई अराविदु डायनेस्टी रूलर्स। इट मीन्स अराविदु जो लोग थे वंश के, उन्होंने रिप्लेस कर दिया फिर उसके बाद तुलु वंश को। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 1336 में हरिहर और बुक्का दो ही भाई थे जिन्होंने कि इस वंश की स्टैब्लिश किया, जो इसके फाउंडर बने। उसके बाद सबसे पहले वंश संगम वंश के बाद कह सकते हैं कि जो सेकंड डायनेस्टी आई संगम वंश को रिप्लेस करने वाली, वो कौन थे? सलू। उसके बाद 3rd नंबर पे तुलु और उसके बाद 4 नंबर पे अराविदु। तो ये 4 डायनेस्टीज़ हैं जो कि रूलिंग कर रही हैं कहाँ पर? विजयनगर एम्पायर पर। विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया का एक बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली कह सकते हैं एक एम्पायर था, जो कि स्टैब्लिश किया गया था बाई हरिहर और बुक्का। इस क्वेश्चन से हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे पुट आउट होते हैं, जैसे कि फाउंडर कौन थे? हरिहर बुक्का थे। और कब इसको स्टैब्लिश किया गया? 1336 में। अब बात आती है इसकी डायनेस्टीज़ की। कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी जो कि क्या कर रही थी? रूलिंग कर रही थी किसके ऊपर? विजयनगर एम्पायर के ऊपर। 4 डायनेस्टी की बात की जाती है। 4 डायनेस्टी में कौन कौन सी थी? सबसे पहले संगम, सुलु, उसके बाद तुलु और उसके बाद अराविद। अब इसके बाद डायनेस्टी के बाद अगर हम बात करें तो इसमें हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कृष्णदेव राय टू द विजयनगर एम्पायर, कि विजयनगर एम्पायर में सबसे ज़्यादा सबसे फेमस जो रूलर हुए वो कौन थे? कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के कॉन्ट्रीब्यूट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कृष्णदेव राय जो थे वो कौन सी डायनेस्टी से रिलेट करते थे, साथ में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था विजयनगर एम्पायर को, कह सकते हैं कि उसका बहुत ज़्यादा विस्तार करने में, उसको एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्टैब्लिश करने में। सो लेट्स कंटिन्यू। कृष्णदेव राय बिलोंग टू द तुलु डायनेस्टी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कृष्णदेव राय थे वो कौन सी डायनेस्टी थी जिससे रूलिंग कर रहे थे, कौन से वंश के थे वो राजा? तो वो थे तुलु डायनेस्टी के राजा। कौन सी के थे? तुलु जो थी डायनेस्टी उसके राजा थे। कृष्णदेव राय's rule was characterized by expansion and consolidation। उनका जो टाइम पीरियड था रूलिंग करने का, उसको कह सकते हैं उसकी मेन विशेषताएं जो इसमें रही वो कह सकते हैं कि उसका साम्राज्य का विस्तार करने में रही, साथ में कह सकते हैं कि सुख समृद्धि अपने साम्राज्य में स्टैब्लिश करने में रही। तो स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि कृष्णदेव राय के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो तुलु डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। साथ में उनको किस कारण से याद किया जाता है कि उन्होंने विजयनगर साम्राज्य में कौन सा काम किया था? तो उनको याद किया जाता है साम्राज्य का विस्तार करने में, साम्राज्य में सुख शांति को स्टैब्लिश करने में। अब कहते हैं कि दिस वॉज द टाइम व्हेन द लैंड बिटवीन द तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर वॉज एक्वायर्ड। सबसे मेन और सबसे कह सकते हैं कि उनका जो ग्रेट अचीवमेंट था कृष्णदेव राय का वो यही था कि उन्होंने जो तुंगभद्रा रिवर थी और जो कृष्णा रिवर्स थी उनके बीच का जो क्षेत्र था वो बहुत ही फर्टाइल एरिया था, जिसको बोला जाता था दोआब या फिर रायचूर दोआब एरिया। अब इस एरिया को कैप्चर करने वाले कौन थे? कृष्णदेव राय थे। अब उसके बाद ही सबड्यूड द रूलर्स ऑफ उड़ीसा एंड सर्व्स डिफीट्स वर इन्फ्लिक्टेड द सुल्तान ऑफ बीजापुर। बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन उन्होंने इस टाइम पीरियड के दौरान अपने साम्राज्य का किया। सबसे मेन जो हमने डिस्कस किया कि कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के बीच का जो एरिया था, जो कि कह सकते हैं बहुत ही फर्टाइल एरिया था, उस एरिया को कह सकते हैं कि कैप्चर करने का काम किया, जिसको रायचूर दोआब बोला जाता था या उसको दोआब भी बोल सकते थे। उसको कैप्चर किया। साथ में उन्होंने उड़ीसा के जो रूलर थे उनको 1514 में 1514 में उन्होंने उसको डिफीट किया और साथ में उन्होंने डिफीट किया सुल्तान ऑफ बीजापुर। बीजापुर की अगर हम बात करें तो बीजापुर, गोलकुंडा, साथ में जो अहमदनगर है और बिदर है, ये चारों के चारों जो कह सकते हैं एम्पायर थे वो क्या थे? इनके नेबरिंग एम्पायर थे विजयनगर एम्पायर के। विजयनगर साम्राज्य के अगर पड़ोसी जो राज्य थे, एम्पायर थे, उनके बारे में हम बात करें तो मेनली था बीजापुर, साथ में कह सकते हैं कि जो बिदर था, अहमदनगर था और गोलकुंडा था, और साथ में लास्ट में इनका जब डिक्लाइन होता है विजयनगर एम्पायर का, तो यही मेन चार के चार जो एम्पायर थे मिलकर क्या करते हैं, राक्षसी तांगड़ी की जो बैटल हुई थी उसके बाद उन्होंने इसमें कह सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर को हराया और इसको बिल्कुल ही कह सकते हैं कि ख़त्म कर दिया था।
तो यही 4 राज्य थे जो कि कैप्चर किए गए किसके द्वारा, कृष्णदेव राय के द्वारा। सबसे पहले उन्होंने उड़ीसा का पार्ट जीता, उसके बाद उन्होंने जो बीजापुर का जो सुल्तान था उसको हराया था। कृष्णदेव राय इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग सम फाइन टेम्पल्स एंड एडिंग इम्प्रेसिव गोपुरम मैनी इम्पोर्टेंट साउथ इंडियन टेम्पल्स। अब बात करते हैं कि कृष्णदेव राय को क्रेडिट दिया जाता है बहुत ही अच्छे और कह सकते हैं कि बहुत ही जो उन्नत किस्म के टेम्पल थे, या कह सकते हैं कि जो आर्किटेक्चर के हिसाब से बहुत अच्छे टेम्पल्स थे उनको बनाने का। अब उन्होंने मेन क्या किया था इसमें, एडिंग क्या, इम्प्रेसिव गोपुरम्स। अब गोपुरम्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, गोपुरम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि गोपुरम क्या होते थे उस टाइम पीरियड के दौरान। जो मंदिर बनाए जाते थे तो उनका जो प्रवेश द्वार बनाया जाता था, यानी कि उनका जो एंट्री पॉइंट होता था मंदिर का, टेम्पल्स का, वो इतने ऊंचे बनाए जाते थे कि आप उनको कई मील दूर से देख सकते थे कि यहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई है या मंदिर यहाँ पर बनाया जा रहा है या बनाया गया है। तो उनको क्या बोला जाता था, जो प्रवेश द्वार होते थे, एंट्री पॉइंट जो होते थे विजयनगर एम्पायर में टेम्पल्स में एंट्री करने के लिए, उनको बोला जाता था गोपुरम। और गोपुरम में ये सारी चीज़ें ऐड करने का काम किसको जाता है, मंदिर में जो गोपुरम बनाने का काम जाता था, सबसे ज़्यादा और सबसे कह सकते हैं कि फाइन टेम्पल बनाए गए थे वो कृष्णदेव राय के द्वारा बनाए गए थे। और जब हम बात करते हैं साउथ इंडियन टेम्पल्स के बारे में, यानी कि हमारे साउथ इंडिया में टेम्पल्स के बारे में बात करें, तो उसमें गोपुरम जो विजयनगर एम्पायर में थे वो उस टाइम पीरियड के दौरान बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और बहुत ही महत्वपूर्ण होते जा रहे थे मंदिरों के लिए, कि कोई भी जो रूलर है वो इतने ऊंचा जो कह सकते हैं कि द्वार बनाएगा, प्रवेश द्वार बनाएगा जो कई मील दूर से देखा जा सकता है। तो कृष्णदेव राय के बारे में हमने बात की कि तुलु डायनास्टी से रिलेटेड थे, साथ में इन्होंने तुंगभद्रा और जो कृष्णा रिवर थी उनके बीच का जो एरिया था, फर्टाइल एरिया था, उसको कैप्चर किया। साथ में जो बीजापुर के सुल्तान थे, उड़ीसा के सुल्तान थे, उनको हराया। साथ में जब बात आती है इनकी रूलिंग की, ह्यूमैनिटी के लिए काम बहुत अच्छा किया था इन्होंने। साथ में जो टेम्पल्स बनाए गए उनमें मेन काम जो गोपुरम बनाने का काम किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया। अब उसके बाद कृष्णदेव राय के डिस्क्रिप्शन के बाद हम थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन देखेंगे रॉयल सेंटर्स इन विजयनगर, कि जो रॉयल सेंटर्स बनाए गए थे, शाही आवास बनाए गए थे विजयनगर साम्राज्य में, वो कौन कौन से थे और किस किस प्रकार के थे। द रॉयल सेंटर्स वॉज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। अबाउट 30 बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्सेस हैव बीन आइडेंटिफाइड एज प्लेसेस। अब देखो 30 ऐसी बिल्डिंग्स मिली हैं, जब इनके अवशेष जो हमें मिले हैं उसमें 30 ऐसी बिल्डिंग, और वो उनकी जो लोकेशन थी वो कहाँ पर मिली थी, वो मिली थी साउथ वेस्टर्न पार्ट में, यानी कि जो दक्षिण पश्चिमी भाग था वहाँ पर विजयनगर एम्पायर का, वहाँ पर 30 ऐसी बिल्डिंग्स प्राप्त हुई हैं जो हमें बताती हैं कि यहाँ पर बहुत सारे रॉयल सेंटर्स थे, शाही आवास थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया है 30 बिल्डिंग्स को। दीज आर रिलेटिवली लार्ज स्ट्रक्चर्स टू डू सीम हैव बीन एसोसिएटेड विद रिचुअल फंक्शंस। अब मेनली जो ये शाही आवास थे, इनका मेन काम क्या होता था कि इनको रिचुअल जो फंक्शंस होते थे उनके लिए यूज़ किया जाता था। इट मीन्स जो रीति रिवाज होते थे, धार्मिक रीति रिवाज होते थे, उसके कारण इनको फंक्शंस को क्या किया जाता था, ऑर्गेनाइज करने के लिए ये जो कह सकते हैं कि शाही आवास थे वो बनाए गए थे। One difference between these structures and temple is that temples were constructions entirely of masonry, while the secular buildings were made of precious materials. अब इनमें जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी अलग अलग तरीके से किया गया था, क्योंकि जो टेम्पल्स वगैरह थे उनको पूरा का पूरा कह सकते हैं कि मैसनरी के द्वारा बनाया गया था, जबकि जो बिल्डिंग्स वगैरह जो कंस्ट्रक्शंस किया गया था उनमें अलग अलग मटेरियल जो है वो यूज़ किया गया था। अब उसमें सबसे मेन आता है इनका किंग प्लेस, यानी कि जो राजा का आवास था, शाही आवास उसको बोला जाता था, विच इज़ द लार्जेस्ट। ये सबसे बड़ा शाही आवास हमें मिला है जो कि राजा का प्लेस था जहाँ पर उसकी फैमिली वगैरह रहते थे। द किंग प्लेस हैज़ 2 मोस्ट इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म। अब राजा का जो आवास था वहाँ पर 2 मेन और फेमस कह सकते हैं प्लेटफॉर्म वहाँ पर मिले हैं। सबसे पहला जो ऑडियंस हॉल है एंड सेकंड इज़ महानवमी डब्बा। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है हमारे चैप्टर में कि किंग के जो प्लेस था, जो राजा का कह सकते हैं महल था, वहाँ पर जो हमें 2 स्थान मिले हैं मेन और इम्पोर्टेंट, वो कौन कौन से थे। एक तो था ऑडियंस हॉल और दूसरा था महानवमी डिब्बा।
द एंटायर कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय हाई डबल वॉल्स विद अ स्ट्रीट। अब जो कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स था वो किससे घिरा हुआ था? हाई डबल वॉल्स विद ए स्ट्रीट। एक पूरे की पूरी कह सकते हैं बड़ी बड़ी दीवारों से इसको पूरी तरह से कह सकते हैं कि सेफ बनाया गया था। राजा के महल की अगर हम बात करें तो इसमें ऑडियंस हॉल था, महानवमी डिब्बा था। महानवमी डिब्बे के बारे में इसमें हमारा क्वेश्चन पुट आउट होता है कि जो महानवमी डिब्बा था उसका मेनली यूज़ किया जाता था जब कोई धार्मिक उत्सव होता था, तो राजा के कह सकते हैं कि जो महल था उसमें वहाँ पर जो भी आयोजन किया जाता था उसके लिए ये एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिसके ऊपर राजा बैठता था, और साथ में बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इसका जो ऑडियंस हॉल बनाया गया था जहाँ पर दर्शक बैठते थे। तो इस प्रकार से अगर हम मेनली बात करें इसमें राजा के महल की, साथ में लोटस जो महल मिला है, इसी प्रकार से महानवमी डिब्बा है, ऑडियंस हॉल है, ये सारे के सारे कुल मिलाकर कह सकते हैं हमें 30 बिल्डिंग्स के एविडेंस वहाँ से मिले हैं। जो 30 बिल्डिंग्स हमें वहाँ से मिली है ये हमें इस बारे में बताती हैं कि किस प्रकार से आर्किटेक्चर का भी उस टाइम पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा फेमस था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया था विजयनगर एम्पायर के फाउंडर के बारे में, उसके ऊपर रूलिंग करने वाली जो डायनेस्टी थी उनके बारे में। उसके बाद हमने बात की कि सबसे मेन और फेमस राजा के बारे में कि कौन थे, वो कृष्णदेव राय थे। साथ में जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे इसके विजयनगर एम्पायर के, उनके बारे में। तो आई होप आप चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।